हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, संवाद 153, जो कि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों को इसमें से एक एक पॉइंट दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस राजू जी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि संबंधित है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। जैसा कि हम लोग भी काफ़ी बार ये कहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, किसी शिफ्ट में मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं, किसी के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 20 नंबर बढ़ जाते हैं। इस टाइप से हम कई सारी बातें करते हैं। और दूसरा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, अभी आपको पता है कि जो संस्था सीबीटी टेस्ट उत्तराखंड में करा रही है वो संस्था वैलिड है नहीं है, कुछ राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इस कारण अध्यक्ष के द्वारा ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि आप सभी लोगों को दोस्तों पढ़ना चाहिए कि ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों जरूरी है, ऑनलाइन परीक्षाओं से क्या क्या चीज़ों में सुधार आया हुआ है और क्या क्या परिवर्तन उसमें हो रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको दोस्तों एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आयोग के द्वारा एक आ गया है कि मेनली ये होता था ऑफलाइन एग्जाम्स में कि नकल माफिया परीक्षा को दूषित करने का प्रयास करते थे। या तो वो क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस से ही एग्जाम को चुराने का या एग्जाम पेपर को चुराने के लिए पैसे देते थे। या फिर दोस्तों, जो नकल माफिया वाला गिरोह है वह जैसे उनका एग्जाम शुरू होने वाला था उससे 20 मिनट पहले ही फोटो खींच के उसको वायरल कर देते थे, जिस कारण ऑफलाइन एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि एग्जाम से पहले ही पेपर शेयर हो जाता था, जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है। लेकिन उसके बाद में आयोग के द्वारा इस पर रोक लगाई गई, तो उसके बाद में कुछ टाइम बाद लोगों ने वहाँ पे ब्लूटूथ का प्रयोग करना शुरू कर दिया और आयोग ने फिर नकल को रोकने के लिए जैमर्स बढ़ाए, जांच प्रक्रिया को तगड़ा किया, मोबाइल जैमर्स की संख्या में बढ़ोतरी की, जिसके आधार पर अभी प्रेजेंट टाइम पे ये चीज़ें कम हो पा रही हैं और ऑफलाइन में भी नकल को रोका जा सकता है। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट कराने का यानी कि सीबीटी कराने का दोस्तों एक ही मकसद है कि इस तरह की धोखाधड़ी या आशंका को न्यूनतम किया जा सके, जो कि पेपर सेंटर या एग्जाम सेंटर से जो धोखाधड़ी होती थी या प्रिंटिंग प्रेस से जो धोखाधड़ी होती थी। किंतु जब नकल माफिया ने नकल कराने में कठिनाई महसूस की तो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट सीबीटी की प्रक्रिया को ही बदनाम करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। तो आयोग का ये कहना है कि जो भी लोग ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट का विरोध कर रहे हैं वो लोग यही धांधली वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हें ऑनलाइन में धांधली करने का अवसर नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग बताइएगा कि आयोग कितना हद तक सही है या फिर आयोग ये चीज़ें गलत कर रहा है। क्योंकि आयोग का ये कहना है कि अभी जो लोग भी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, जो भी कंपनी अभी एग्जाम करा रही है ऑनलाइन एग्जाम या यूके ट्रिपल एससी ऑनलाइन एग्जाम को इसलिए करा रहा है ताकि धांधली रुक सके, लेकिन यूके ट्रिपल एससी का ये कहना है कि जो धांधलीबाज लोग हैं या फिर जो लोग पैसे लेके पहले सेटिंग कराते थे वह लोग इस प्रक्रिया का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। इसी के साथ आयोग का ये कहना है कि बदनाम करने वाले युवाओं ने इस अभियान में कुछ दिग्भ्रमित युवाओं की भागीदारी का मुझे दुख है। हितकारकों का मैनिपुलेट ऑडियो सोशल मीडिया पर चलाया गया, जो कि वन दरोगा के टाइम पे दोस्तों आपका शेयर हुआ था, जो कि फेक ऑडियो था। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी परीक्षा संचालित करने में सहयोग कर रही एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड बताकर आयोग व राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। यहां तक कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कुछ उम्मीदवार कंपनी पर ब्लैकलिस्ट होने का आरोप लगाते हुए आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी गए दोस्तों, और याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों आज ही वो केस था, 10 तारीख को वो केस था और उसे न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि वो जो उनके पास में सूत्र थे या जो एविडेंस थे वो उतने अच्छे एविडेंस नहीं थे। लेकिन उनकी इस सर्वसुलभता और पारदर्शिता का भी इन दिग्भ्रमित युवाओं ने लाभ उठाने की कोशिश की है। संतोष ब्रौनी जी, जो कि बिना किसी रुकावट के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, उनका भी युवा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा हमारे अध्यक्ष का साहब का क्या कहना है। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम का एक और फायदा दोस्तों वो बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है कि आपकी जो नियुक्ति होती है उनको 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में मेनली 6 से 7 महीने लग जाते हैं रिजल्ट निकालने में, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आपका 3 से 4 महीने तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और आयोग का यह कहना है कि उन्हें दिसंबर 2022 तक 10,000 पदों पर उम्मीदवारों को चयनित करना है, जिस कारण ऑनलाइन एग्जाम को उन्होंने बढ़ावा दिया है। आयोग की ऑनलाइन परीक्षाएं एक ही कंपनी ले रही है, जो देश विदेश में अधिक परीक्षाएं कराने वाली दोस्तों दूसरे नंबर की कंपनी है, आयोग का यह कहना है। भारत सरकार द्वारा विनियमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यह शाखा है और आयोग के काम के लिए इसका चयन खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया है। निविदा दाताओं से चयन के समय इस आशय का शपथ पत्र भी लिया गया था कि वो कहीं पर भी ब्लैकलिस्टेड नहीं है। हाल ही में ब्लैकलिस्टेड संबंधी मीडिया रिपोर्ट के बाद कंपनी ने फिर से स्पष्ट किया है कि वह वर्ष 1999 में अपने अस्तित्व में आने के बाद से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं रही है, ये कंपनी का दोस्तों कहना है। और यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्तियों की परीक्षाएं अभी तक किसी कंपनी द्वारा कराई किसी अभी
भी इसी कंपनी के द्वारा कराई जा रही है। तो आयोग का स्पष्टता ये कहना है कि ये कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड की बात चल रही है ये बिल्कुल सरासर बात है, और अभी भी ये कंपनी हर स्टेट में अपने एग्जाम्स करा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ आयोग ने ये भी कहा है कि देश में केंद्र सरकार की 100% परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, और हमारे राज्यों में या अन्य राज्यों में भी 50% परीक्षाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। तो हमारे उत्तराखंड स्टेट में भी हम लोग जो कदम उठा रहे हैं वो एक अच्छा कदम है। परंपरागत ऑफलाइन के मुकाबले सीबीटी कंप्यूटर के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं कि पेपर के लीक होने की आशंका घट जाती है क्योंकि कागज का इस्तेमाल नहीं होता है, और प्रश्न पत्र लीक होने की अंदेशा तभी हो सकता है जब कंपनी का सेंट्रल सर्वर हैक हो जाए, और ये हैक होने का सिस्टम दोस्तों कोई होता नहीं है क्योंकि उनके पास में अच्छे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। यह सेंट्रल सर्वर किसी बड़े शहर में होता है जहां से प्रश्न पत्र परीक्षा से केवल 2 घंटे पहले यह परीक्षा केंद्र को ट्रांसमिट होता है, और उम्मीदवार के डेस्क पर तभी डिकोड होता है जब उम्मीदवार इस पर लॉगिन करता है। तब तक इस इनक्रिप्टेड रूप में होता है, और हैक हो जाने की स्थिति में भी सामान्य हिंदी या अंग्रेजी में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो ये भी एक दोस्तों इसका फायदा है कि अगर आप हैक भी कर लेंगे तब भी आपका यहाँ पे पेपर, मतलब धांधली के चांसेस दोस्तों ऑनलाइन में बहुत कम हो जाते हैं, आयोग का डायरेक्टली ये कहना है, और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से सहमत हूं, और आप भी बताइएगा। ठीक है, और प्रत्येक डेस्कटॉप में प्रश्नों का सीक्वेंस यानी कि क्रम अलग अलग इसमें मिल जाता है आपको। ठीक है, तो धांधली के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दोस्तों वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स की जाती है, शिकायत मिलने पर उसका अवलोकन या वीडियोग्राफर के माध्यम से किया जा सकता है। और केंद्रों की निगरानी दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट या सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA नामित प्रत्याशित सदस्य रहते हैं, जो कि इंजीनियर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित होते हैं, उनके द्वारा ही यहाँ पे इनको संचालित किया जाता है। माउस का मूवमेंट देखकर भी यहाँ पे आयोग पता लगा सकता है कि इस प्रकार की कोई गलती हुई है नहीं हुई है। OMR सीट पर अंकित उत्तर को संशोधित करना संभव नहीं होता है, जिस कारण आयोग ने CBT को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप अपने आंसर कोई गलत टिक भी हो जाता है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आयोग ने ये सब चीजें कही है। उसके बाद दोस्तों आयोग का जो चीज है वो मुख्य फोकस अभी तक तो था कि धांधली को रोकने के संबंध में, कि ऑनलाइन परीक्षा कराई ही इसलिए जा रही है कि धांधली रोकी जा सके, रिजल्ट जल्दी दिया जा सके। ठीक है, और परीक्षाएं जल्द से जल्द हो सके। बाकी दूसरी जो चीज आपकी आई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के द्वारा 70% जो भी अभी तक मामले आए हुए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन में +-2 का ही अंतर रहा है। तो 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का अंतर रहा है। आयोग का यह कहना है कि निहित स्वार्थों द्वारा अभ्यर्थियों के दिमाग में एक बात डाली गई है कि नॉर्मलाइजेशन से उनको नुकसान होगा। उनको यह भ्रमित किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से वास्तविक अंक और नॉर्मलाइजेशन अंक में भारी अंतर होता है, जबकि वस्तुतः यह सही नहीं है। मैं एक चार्ट दोस्तों, अभी नीचे एक चार्ट भी आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हुए हैं और कितने नंबर घटे हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 4 ऑनलाइन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन और वास्तविक अंकों में बड़े अंतर की आशंका किस तरह का आधारहीन है। वास्तविक और नॉर्मलाइजेशन अंक का अंतर बहुत ही कम है, और 70% मामलों में दोस्तों आयोग का यह कहना है कि वो +-2 यानी कि या तो 2 नंबर से 70% स्टूडेंट ऐसे जिनमें 2 नंबर का अंतर आ रहा है, 2 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं आ रहा है, वो भी शिफ्ट हार्ड है, इजी है, उसके औसत लेवल के आधार पे वो तय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोग ने लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि सभी पालियों में प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर एक जैसा होना संभव नहीं है, और उनके इस स्तर में अंतर का होना स्वाभाविक है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपको भी अलग अलग समय में एक ही परीक्षा देने को कहा जाए तो प्राप्त अंकों की संख्या अलग अलग होगी। एक खतरनाक विचार फैलाया जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा राज्य के हर विद्यालय और महाविद्यालय में हो सकती है, लेकिन ऐसा कराना संभव नहीं है क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती, बाकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो वहां पे फिर पेपर को रद्द करने की भी आशंका हो जाती है, जिस कारण पेपर लंबा खिंच सकता है। इस कारण आयोग हर सेंटर में या हर स्कूल में अपने सेंटर्स नहीं बना सकता है, और वहां पे ऑफलाइन परीक्षा आसानी से नहीं करवा सकता है क्योंकि वहां पे पेपर लीकेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। और 2.5 लाख जैसे उम्मीदवार अगर परीक्षा दे रहे हैं तो वहां पे भी 2 से अधिक शिफ्टों में आयोग को पेपर कराने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आयोग के पास में उतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो नॉर्मली किसी ग्राउंड पे बैठा के लोगों को एग्जाम कराने के लिए दे दे, क्योंकि कंपटीशन में आप लोग को बताइए कि धांधली का स्तर बहुत हद तक बढ़ता हुआ जा रहा है, और परीक्षार्थियों को लेकर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझना जरूरी है। जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिया गया है कि गणना का फॉर्मूला यह है कि प्रत्येक पाली के औसत अंक और सभी अभ्यर्थियों के औसत अंकों का एक सामान्य औसत निकाला जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि प्रत्येक पाली के जो औसत अंक होंगे और सभी अभ्यर्थियों का जो औसत अंक होगा उसका एक नॉर्मली औसत निकाला जाता है। कठिनतर पालियों के नॉर्मलाइजेशन अंक वास्तविक अंकों से अधिक होते हैं। जो कठिन पालियां होती है उनके नॉर्मलाइजेशन अंक दोस्तों वास्तविक अंकों से अधिक होते हैं, और आसान पालियों के नॉर्मलाइजेशन अंक क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अभ्यर्थियों के बैच यानी कि समूहों में कमोवेश एक सी बुद्धिमत्ता हो। यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग काफी मेहनत करता है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्कूल कॉलेज से प्राप्त किए गए अंकों पर विचार कर बुद्धिमत्ता इंडेक्स यानी कि कैपेबिलिटी इंडेक्स का आंकलन किया जा रहा है, और उम्मीदवारों का वितरण इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक केंद्र और पाली में एक सी बुद्धिमत्ता इंडेक्स के अभ्यर्थी रहे। प्रत्येक केंद्र में आरक्षित और
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का विवरण भी समान रूप से किया जाता है। देश की कई ऑनलाइन परीक्षाओं में इस तरह की शेड्यूलिंग इतनी सावधानी पूर्वक नहीं की जाती, जिस कारण वहां पे नॉर्मलाइजेशन में +- 40 नंबर तक का भी अंतर आ जाता है। लेकिन आयोग इस प्रकार पर पूरा ध्यान दे रहा है और आयोग अपनी तरफ से दोस्तों पूरा औसत निकाल के या पूरा जितनी भी कैपेबिलिटी इंडेक्स हो सकता है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट जारी कर रहा है। अब एक से अधिक पाली की परीक्षा बढ़ती जा रही है, अतः नॉर्मलाइजेशन को रखना भी दोस्तों अनिवार्य होगा। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता व शून्य भ्रष्टाचार की नीति से कराए गए चयनों को अभ्यर्थी स्वयं जानते हैं, अतः अनर्गल बातों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे आयोग की चयन प्रक्रिया पर पूरा भरोसा कर उन्हें अनुशासन से भागीदारी करते रहेंगे और झूठे समर्थन का नहीं करेंगे। तो यही सब कुछ आयोग के द्वारा कहा गया है। जो अभी विवाद में आयोग चल रहा है कि पेपर होगा नहीं होगा या सीबीटी के द्वारा पेपर करना उचित है नहीं है, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपकी नेग्लेक्टाइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग ने बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया है। जैसे जूनियर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम जो अराउंड 80 के लोग थे, अराउंड 70, अराउंड 60 और अराउंड 50, ठीक है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितना अंतर आया है वो आयोग ने बताया। देखिए कि शिफ्ट 1 में एक्चुअल मार्क्स इतने थे और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लगभग इतने हुए, तो 0.28 की बढ़ोतरी हुई। दूसरी शिफ्ट में 0.73 की बढ़ोतरी हुई। तीसरी शिफ्ट में -41 की आपकी कटौती हो गई है। तो यहाँ पे किस में बढ़ोतरी हुई है देखिए, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस दोस्तों 2 नंबर से ज्यादा नहीं गया है। 80 नंबर, 70 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर ऐसे आयोग के द्वारा यहाँ पे अकाउंट क्लर्क एग्जाम का भी दिया गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 नंबर से ज्यादा अंतर नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए -5 नंबर यहाँ पे माइनस हुए और +5 नंबर भी यहाँ पे शिफ्ट 2 में गया है। तो हो सकता है कि ये नंबर थोड़ा सा, ये पेपर का शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड हो, क्योंकि देखिए अराउंड 50 में इतने लोग आ रहे हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। तो ये चीज़ें आयोग ने यहाँ पे करी है और सभी शिफ्टों के औसत के आधार पे ये होता है। ऐसे ही लाइव स्टॉक का एग्जाम पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आयोग का स्पष्टता ये कहना है कि देखिए 1, 3, 2 किसी के कम हुए हैं, 2 नंबर किसी के 2 नंबर बढ़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई है। तो आयोग का दोस्तों स्पष्टता यहाँ पे ये कहना है कि कंप्यूटर या सीबीटी बेस्ड टेस्ट कराने से कोई भी नुकसान नहीं है, आप लोगों को फायदा ही है। और आप लोग भी अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप आयोग से बात से सहमत है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयोग यहाँ पे स्पष्टता यह कहना चाह रहा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स इसीलिए कराना चाहता है कि ताकि जल्द से जल्द आपकी प्रोसेस हो, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आए, आपके एग्जाम जल्द से जल्द हो और साथ ही साथ पारदर्शिता बने रहे, जो पेपर लीकेज की प्रॉब्लम है वो ना हो। साथ ही नॉर्मलाइजेशन में भी आयोग ने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन में आयोग के द्वारा ज्यादा डिफरेंस नहीं किया जा रहा है कैंडिडेट के मार्क्स में। और फॉर्मूला भी आयोग ने यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंगली ही आपका सब कुछ सेट होता है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा घटा देता है और एक एवरेजियन मार्क्स के आधार पे आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स में अंतर आता है। तो ज्यादा से ज्यादा 5 ±5 दोस्तों मान सकते हैं, उससे ज्यादा अंतर नहीं हो पाता है, ये कहना है आयोग का। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस बात से सहमत है या नहीं है दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को जानकारियां समझ में आ गई हो। एक बार आप खुद से भी इसे पढ़ लीजिएगा तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।